नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। देश की वोट वाली राजनीति में एक विश्वास बहुत पक्का दिखाया जाता है कि बीजेपी बिना मुस्लिम वोट के देश और प्रदेश की सत्ता में आ सकती है। बीजेपी में एक भी मुस्लिम सांसद के न होने के बाद ऐसी बातों को और ज्यादा बल मिलता भी है। लेकिन इससे उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर अपनी क्या लाइन है बिल्कुल क्लियर कर दी। वो देश के सबसे उपेक्षित मुसलमान तक पहुंचना चाहते हैं, जो देश की मुस्लिम कुल आबादी का 80% है, और इन्हें पसमानदा मुसलमान के नाम से जाना जाता है। यह बात उन्होंने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कही। इस प्लान को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि देश में अपने दम पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले नेताओं के समीकरण भी अब बदल रहे हैं। इनमें एक बड़ा नाम है यूपी के आजम खान का। यह अपनी पुश्तैनी पार्टी से बुरी तरह नाराज हैं और उन राजनीतिक दलों से निराश हैं जो मुस्लिम वोट को लेकर सत्ता का सुख उठाते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को कुछ मिला नहीं। अब आजम खान यह तक कह रहे हैं कि अगर यही धोखा मिलना है तो मुसलमानों से वोट का अधिकार ही छीन लो, वोट का अधिकार ही खत्म कर दो। तो पहले आपको हम आजम खान की यह बात सुनाते हैं, इसके बाद उनका दूसरा अलग बयान। सर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से जो निकलने की ज़रूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई आए और हमारे आंसू अपनी हथेली पर ले, कोई हमारे रास्ते के कांटे और अंगारे हटाए। और हमने तो मजबूर होकर यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जब मुसलमानों को वोट डालने का हक ही नहीं है तो उनका वोट का हक ख़त्म कर दिया जाए, राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया जाए। क्या फ़ायदा धोखे से। आजम खान कितने नाराज और निराश हैं आपने देखा। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट के एक नए नवेले अखिल भारतीय नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की सरकार मुसलमानों की शिक्षा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ट्वीट है इनका। बीएचयू को दुगना पैसा देती है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का बजट घटा दिया जाता है। हालांकि हमने यह भी सुना कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी मदरसों में अच्छी शिक्षा पर जोर भी दे रहे हैं। बहरहाल इस सारे विवाद के बीच बीजेपी ने देश भर में उन मुसलमानों के साथ जुड़ने की योजना बनाई है जो संख्या में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके अनुपात में उन्हें राजनीति में, समाज में, रोजगार में, शिक्षा में जगह नहीं मिलती। इन्हीं को कहा जाता है पसमानदा मुसलमान, सबसे पिछड़े। आज हम इसी बात पर बहस करेंगे कि क्या पसमानदा मुसलमान मोदी को पसंद करेंगे। कुरुक्षेत्र में कुछ सवाल आपके सामने आज हम रख रहे हैं कि क्या बीजेपी की स्नेह यात्रा उन पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए यह कामयाब हो पाएगी, जिसे बीजेपी तुष्टीकरण कहती आई है, अपने प्रयास को तृप्तिकरण कह रही है, वो कामयाब होगा? और क्या मोदी से मुसलमानों का यह बहुत बड़ा तबका जुड़ सकता है? मुस्लिम पसमानदा वोट बीजेपी की तरफ कभी जाएगा? क्या इस पर विचार हो सकता है? और मुस्लिम वोट बैंक की जीत की राजनीति जो मानी जाती है, क्या वो भी उस कब खत्म होगी, उस पर विराम लगेगा? और पॉलिटिक्स में मुस्लिम केवल एक वोट बैंक से बढ़कर आगे हिस्सेदारी अपनी मांगेंगे? तो ये हमारे कुछ सवाल हैं। और अगर आपकी सहूलियत के लिए देश में 20 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं, उसमें से 87% तक सुन्नी मुसलमान माने जाते हैं। शिया मुसलमान 13 से 15% के करीब माने जाते हैं, यानी 17.5 करोड़ तक सुन्नी मुसलमान और 2.5 से 3 करोड़ के बीच शिया मुसलमान जो है वो समझे जाते हैं। और इन दोनों ही तबकों के अंदर सबसे ज्यादा तादाद जो है वो खासतौर पर सुन्नी सेक्ट में वो पसमानदा मुसलमानों की है, सबसे पिछड़े हुए मुसलमानों की है। 20 करोड़ मुसलमानों में से 80% के करीब आप मानिए तो वो मुसलमान हैं जिसको टारगेट अब बीजेपी करना चाहती है। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इन पर ज्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों में भी भारत में अलग अलग तबके, अलग अलग सेक्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं। मैं सीधे मेहमानों का रुख करना चाहता हूं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है प्रेम शुक्ला जी आपका। वारिस पठान साहब AIMIM से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस जी आपका बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब। देलवी साहब का बहुत स्वागत, बड़े लंबे अरसे बाद आज आपसे बात हो रही है। और प्रोफेसर माजिद जमील साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट जामिया टीचर्स एसोसिएशन। प्रोफेसर साहब आपका ही बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। देखिए, तो इस बात के दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक इल्जाम बीजेपी के ऊपर कि शिक्षा तक में भेदभाव है, BHU का बजट दुगना और जामिया का AMU का बजट कर दिया 15% कम। और वहीं बीजेपी बात करती है कि हम तो 80% मुसलमान के नजदीक पहुंचना चाहते हैं। ये प्रण दिलाया प्रधानमंत्री ने, स्नेह यात्रा निकालेंगे आप। प्रेम शुक्ला जी, दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है।
नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। दरअसल दुष्प्रचार करना, कुछ लोगों ने मुसलमानों को भारत के नागरिकों की मुख्यधारा से विलग रखने के लिए सतत जो है उनके अंदर फूट के बीज बोने का संकल्प लिया हुआ है, और ओवैसी उसमें से एक प्रमुख नेता है। अब जो उन्होंने आज ट्वीट किया है उस संदर्भ में बता रहा हूं मैं। शिक्षा मंत्रालय, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुकूल अपनी मांग जो है वो शिक्षा मंत्रालय से करती है कि हमारा बजट किस तरह से इस वर्ष का रहने वाला है, उसके अनुकूल जो है शिक्षा मंत्रालय उनके बजट सैंक्शन करता है। तो जामिया मिलिया ने जो मांग रखी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो मांग रखी और बीएचयू ने जो मांग रखी, उसके अनुकूल जो है वो वहां बजट सैंक्शन हुआ। अभी पिछले वर्ष जामिया मिलिया का बजट जो है 15 करोड़ बढ़ाया गया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 75 करोड़ बढ़ाया गया था। तब तो जो है असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए थे कि भाई जो है जामिया का और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो है बजट बढ़ाया गया है। लेकिन लोगों के मन में कैसे भेदभाव पैदा किया जाए, जामिया जिस तरह मांगेगा बजट केंद्र से, शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय उसके अनुकूल जो उनके बजट की मंजूरी देगा। उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिस तरह से मांगेगा उसके अनुकूल उनके बजट की मंजूरी दी जाएगी। तो अब जो उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर मांगा ही नहीं है वो कैसे दिया जा सकता है, ये संभव है क्या? तो चूंकि असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान परस्ती उनके पूर्वजों के रक्त में रही है और इस देश को विभाजनकारी जो 1947 में विभाजन करने पर आमादा लोग थे, उनका नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज कर रहे थे। हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे रजाकार। चूंकि सरदार पटेल निकले और इनको जो है मुंह में तृण लेकर जो है इनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, तो टीस अब भी उनके मन में है कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो हिल मिलकर साथ में कैसे रह रहे हैं, दोनों की बेहतरी कैसे ना होने पाए। तो इसलिए उनकी परेशानी मतलब आप तो मुसलमान से जुड़ना चाहते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते, आप तो चाहते हैं कि मुसलमान भी आपको प्यार करें, लेकिन नफरत के बीच बो रहे हैं ओवैसी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आऊंगा उस पर भी। वही तो आज कार्यक्रम है कि ये सबका साथ सबका विश्वास जो हासिल कैसे करेंगे। वारिस पठान साहब जवाब दे पहले आपको। देखिए सौरभ, अभी मैं सुन रहा था, मोदी जी हमेशा से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये प्रयास, ये सरासर सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। और ये मैं नहीं कहता, तथ्य के साथ बात पूरे देश के सामने ये बात है। आप सबके साथ की बात करते हो और जब एजुकेशन के ऊपर बात आती है मुसलमानों की, तो आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया एक टॉप यूनिवर्सिटियां हैं हमारे देश की, वहाँ का बजट आप 15% कम कर देते हो और वहीं पर आप बीएचयू का बजट आप डबल कर देते हो। तो क्या आप चाहते नहीं कि मुसलमान भी पढ़ लिख के एक आले दर्जे का मकाम पे आए, अपने फैमिली का नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, एक पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा लॉयर बने? तो बजट के अंदर कटौती। बात नंबर 2, अब सबका साथ की आप बात करते, मुझे बताइए कि जिस कास्ट का या जिस कम्युनिटी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता, वो देखा गया इतने वर्षों में, वो पीछे रह जाता है। आप मुझे बताइए, भाजपा ने कितने मुसलमानों को सांसद बना दिया या कितने मुसलमानों को एमएलए का टिकट दे दिया, कितनों को बना दिया, इन्होंने जिता दिया? तो ये चाहते नहीं है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो। तो सबका साथ कैसा हुआ? जब आप एक कम्युनिटी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी नहीं चाहेंगे तो सबके विश्वास भी खत्म हो गया आपके पास से। तीसरा मैं बताता हूं जुमला कैसा झूठा निकलता है कि जब एक भाजपा की प्रवक्ता, कोर्ट में मैटर सब जुडिस है इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब एक भाजपा की प्रवक्ता सरेआम आकर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, वो पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के 20 बिलियन मुसलमानों के दिलों को आहत पहुंचाती है, सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाती है, उस लेडी के खिलाफ एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद उसको सिर्फ भाजपा सस्पेंड करती है। सस्पेंड भी कब करते हैं? जब पूरी दुनिया वाले, कतार, कुवैत, ऐसा 15 कंट्री हमारे एम्बेसडर्स को बुलाती है, माफी मांगना पड़ जाता है, देश का नाम खत्म होने वाला होता है, खराब होने वाला होता है, तब मोदी उसको सिर्फ सस्पेंड करते, उसके खिलाफ और कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ये देखा जाता है कि आप अगर मुसलमानों के सेंटिमेंट्स की परवाह भी नहीं करते तो आप सबका प्रयास, सबका साथ कैसा बात कर रहे हो आप? ये तो एक जुमला रह गया। अगर आज आपको इतनी परवाह होती कि मुसलमानों के सेंटिमेंट
पार्लियामेंट को आहत हुई है तो उनकी भी इसको अरेस्ट अभी आपने वारिस साहब खुद कहा मैटर सब जुडिशल छोड़ दें, इस पर बहस बहुत हो रही है, आज के लिए इसको छोड़ दें, आप बाकी मुद्दों पर बात करते हैं जो आपने उठाए। कंपैरिजन कर देते हैं अपन, चलें एक 10 सेकंड में कंपैरिजन करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा सौरभ में। 10 सेकंड में अगर आप इजाजत दिए तो बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए। अपनी बात को खत्म कर बोलिए, दूंगा, क्योंकि बोलिए। टॉपिक उसी लाइन पे चल रहा है। वहीं पर एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होता है फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर करके, उसके खिलाफ सेम सेक्शन लगते हैं केस में 295 150, ठीक, उसको अरेस्ट किया जाता है, एक केस में वहां से बेल मिलती है, दूसरे एफआईआर में, तीसरे एफआईआर में डाला जाता है। मगर अल्लाह का शुक्र है आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ऑर्डर दिया कि सारे एफआईआर को क्लब कर दिया और उसको इंटरिम जमानत दे दी गई है। लेकिन उसको जेल में रहने के बाद आप कह रहे हैं ये फर्क दिखाता है, चलिए ठीक है, ठीक, चलिए आप कह रहे हैं कि ये वो उदाहरण है जो बताते हैं कैसे विश्वास जीतेंगे। अच्छा ठीक, अब मैं एक बात आपके सामने वारिस साहब रखना चाहता हूं, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। मुझे एक चीज आप खुद सोच के देखिएगा, मैंने इस प्रोग्राम में हमने आज प्रोग्राम ये क्यों रखा कि भाई प्रधानमंत्री और बीजेपी जो है 80 करोड़ मुसलमान तक पहुंचना चाहते हैं। ये तो आप मानेंगे कि आप खुद कहते हैं कि मुसलमान जो है सबसे पिछड़ा देश के अंदर। अपनी तुलना मैंने कई मुस्लिम पॉलिटिशियंस को, उलेमाओं को बोलते हुए देखा है कि हमारे हालात शेड्यूल कास्ट से भी नहीं बल्कि ट्राइबल से भी बदतर हैं देश के अंदर कई पैमानों में। और यह बात क्या सही नहीं है कि उसमें भी 80% यानी मुस्लिम आबादी का भी 80% वो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है। अब अगर प्रधानमंत्री एक ऐसी जगह पर हैदराबाद में अपनी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में उस जगह पर यह बात कहते हैं कि हमें उस मुसलमान तक पहुंचना जो सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, और वो बात टीवी के लिए भी नहीं होती, वो भाषण टेलीवाइज नहीं है, उसकी केवल प्रेस विज्ञप्ति आती है बाहर कि प्रधानमंत्री चाहते हैं मैं देश के सबसे पिछड़े मुसलमान तक पहुंचूं, और अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं उसके घर जाओ, पार्टी को कहते हैं यात्रा निकालो, स्नेह यात्रा निकालो। तो आपको दिखता है कोई पॉजिटिव इंटेंट? आपसे ही मेरा सवाल है। हाँ देखिए सौरभ भाई, आपने अच्छा कहा कि मुसलमानों का जो पासमानदगी है, जो बैकवर्डनेस है, ये तो 3 कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का है, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, जो ये साफ दर्शाता है कि मुसलमान सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये तो अभी तो हमारे दलित भाइयों के भी पीछे चले गए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मैं इसमें सिर्फ भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। भाजपा के पहले भी काफी सरकारें रही है हमारे देश के अंदर, तो उन्होंने भी क्या किया चलिए बताइए। अगर वो सरकारें मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करती तो आज देश का मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ वर्ग तो नहीं होता ना। आज एजुकेशन में हाईएस्ट ड्रॉप आउट आप देख लीजिए किसका है, तो मुसलमान। मगर हम बार करके पूछा सवाल, हमारी बेटियों को मेरा सवाल यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मुझे पहुंचना है उस आदमी तक, मैं चाहता हूं कि उस आदमी तक विकास पहुंचे, और मैं चाहता हूं कि मेरा विजन जो है उस मुसलमान, सबसे गरीब पिछड़े मुसलमान तक पहुंचे, तब भी आप कहेंगे कि विश्वास हासिल करने की कोशिश में कहीं कोई खामी है? नहीं सौरभ भाई, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों के ही मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। मगर करने में और बोलने में बहुत फर्क है ना। अच्छा। आपने बोल दिया कि मैं 80% तक जो पासमानदा मुसलमान है उन तक पहुंचना चाहता हूं। कैसा पहुंचेंगे आप चलिए बताइए। आप हमारी बेटी को हिजाब पहन के जाने नहीं देते स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए। हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी हिजाब पहने, कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, पढ़ लिख कर देश का, राज्य का नाम रोशन करे। उसके सर पे हिजाब हो, एक हाथ में कलम हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, किताब हो, एक हाथ में कुरान शरीफ हो, और वो पढ़ लिख के एक दिन डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने और हमारे देश का नाम रोशन करे। प्रधानमंत्री की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है कर्नाटक। आप कह रहे हैं कहने में और करने में बहुत अंतर है। अच्छा, प्रोफेसर संगीत रागी जी भी जुड़ गए। मैं जरा जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, कुछ नहीं है, मैं जवाब ले लेता हूं। प्रोफेसर साहब, आज बात यहां से हुई कि ओवैसी साहब ने कहा कि शिक्षा में देखिए कितना भेदभाव है, बीएचयू का बजट दुगना, एएमयू का और जामिया का बजट जो है वो 15% घटा दिया गया। साथ ही याद आई प्रधानमंत्री की बात कि वो देश के मुसलमानों की जो जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के करीब बताई जाती है, उसका भी 80% जो सबसे गरीब है मुसलमान, पासमानदा मुसलमान। प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे उस तक पहुंचना है। तो वारिस पठान सवाल पूछ रहे हैं कि शिक्षा में बजट घटाएंगे और भाषण में कहेंगे कि मुझे तो गरीब मुसलमान की चिंता है। दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? मुझे एक बात बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है? जामिया मिलिया इस्लामिया क्या मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है? आप जरा बताइए। ये भारत सरकार के पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई यूनिवर्सिटी है,
और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये मामला कोर्ट में है, पहली बात। दूसरी बात, जब शिक्षा का बजट एलोकेट किया जाता है, आप जरा जामिया का देखिए तो जामिया से कोई कॉलेज जुड़ा हुआ है क्या? मास एजुकेशन जामिया से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है। जामिया का एक छोटा सा कैंपस है जिसमें जिसका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट ज़्यादा है उसके लिए बनस्पत की कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी जिनके साथ से 400-400 और 1100-1100 कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। आप उनकी तुलना आप जामिया से करते हैं, आप बीएचयू की तुलना आप जामिया यूनिवर्सिटी से करते हैं। 50 जामिया यूनिवर्सिटी बीएचयू में समा जाए, इतने कॉलेजेस बीएचयू के साथ जुड़े हुए हैं। पूरा कैंपस जो है वो 50 कम से कम 20 कैंपस जामिया का समा जाए बीएचयू के अंदर। आप उससे तुलना करना चाहते हैं? हर बात को आप इस आधार पर मूल्यांकन करें कि मुसलमानों के साथ कम हुआ, मुसलमानों के साथ गलत हुआ। भाई, शिक्षा का बजट इस आधार पर तय होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना हमें डिलीवर कर रही है जी, किसकी कितनी आवश्यकता है, रिसर्च आउटपुट कहां से कितना निकल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि वहां पर हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो और बड़े, मैं तो जानता हूं, उनके वाइस चांसलर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जामिया में मुसलमान भी पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, अलीगढ़ में भी पढ़ते हैं। तो आप इस आधार पर ये मत कहिए, इस आधार पर आप निष्कर्ष मत निकालिए कि जामिया के लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, था एक समय था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत विभाजन के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था जी। यह भी सच्चाई है कि आज के दिन में भी जो है वो पीएफआई और बहुत सारे ऐसी गतिविधियों वाले लोगों के लिए ठीक है प्रोफेसर साहब, पराश्रय केंद्र बना हुआ है। आज भी वहां पर मानसिकता, जिन्ना की मानसिकता, वहां मानसिकता की बात भी अलग। आपने ये कहा कि जिस यूनिवर्सिटी को जिस यूनिवर्सिटी की जितनी जरूरत है पैसे की, उतनी पर्याप्त पहुंचाई जा रही है, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि जामिया को तो जरूरत से ज्यादा पैसा मिल रहा है। हमारे साथ जामिया टीचर एसोसिएशन के प्रोफेसर माजिद साहब हमारे साथ हैं। जी जी ठीक, आपकी बात का मैं जवाब ले लूं उनसे। जी प्रोफेसर साहब। जी, मेरा कहना यह है कि जो बजट हमने डिमांड की थी उससे 469 करोड़ रुपए 2020 और 21 में था, और 2021-22 में हमारा वो बजट 69 करोड़ कम हो गया और 411 करोड़ मिला है। जो जामिया के अंदर के हालात हमें मालूम है, आज की डेट में अभी भी 70 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। हमारे यहाँ सैलरी के अलावा कोई दूसरा खर्चा जामिया यूनिवर्सिटी नहीं कर पा रही है, और ना बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो रहा है, ना रिसर्च लेबोरेटरीज मेंटेन हो रही हैं, ना यहाँ पे दूसरे खर्चे पूरे किए जा रहे हैं। हमें जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसके लिए पैसा नहीं है, हमारी सिक्योरिटी को देने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ के हालात, मेडिकल बिल हमारे पिछले 6-7 महीने से हमारे मेडिकल बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा यूजीसी के पास पेंडिंग है। आज की डेट में 69 करोड़ रुपया आज की डेट में पेंडिंग है। तो हमारा कहना यह है कि जो हमारी बजट है, हमारा ग्रांट है, हमें वो पैसा मिलना चाहिए। जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है, प्रोफेसर साहब कह रहे थे, रिसर्च जामिया के जो NIRF की रैंकिंग है, जामिया का जो नैक का A++ ग्रेड है, वो अपने आप में बता रहा है कि जामिया नेशनल बिल्डिंग में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं ये अब सवाल ये प्रोफेसर साहब, क्या आपका ये सीधा इल्जाम है, एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी, क्या ये सीधा इल्जाम है कि भेदभाव करके जानबूझकर जामिया का पैसा रोका जा रहा है क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा पढ़ते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक सेकुलर यूनिवर्सिटी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया सभी रिलीजन के लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे सबको बराबर नजर से देखा जाता है, और जामिया को जो उसका ड्यू है, हमारी ये दरख्वास्त है, वो मिलना चाहिए। जामिया किसी भी तरह से नेशनल बिल्डिंग के मामले में जामिया का कंट्रीब्यूशन, अच्छा, पैसा कितना मिल रहा है, पहले कितना मिलता था, इस पर प्रेम शुक्ला जी भी शुरुआत में जवाब दे चुके हैं। रागी साहब, एक शॉर्ट कमेंट, फिर मैं जो बड़ी पिक्चर है उस पर, बड़ा सवाल पर जाना चाहता हूं। एक कमेंट आप कर लेकर फिर देलवी साहब जी छोटे में जवाब दीजिएगा। देखिए सौरभ जी,
ये आज से नहीं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब से ये एक नीतिगत फैसला भारत सरकार का रहा है कि जो हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं वो उपार्जित भी करें। जो बजट की जो कटौती है, आप वो सच कह रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी लागू हुआ है, अन्य यूनिवर्सिटियों पर भी लागू हुआ है। और जो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है एक्सपेंडिचर करने की, ये बात भारत सरकार बार बार उठाती रही है। भाई, आप अपने यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप अर्थ भी तो उपार्जन करें। आप इंडस्ट्री के साथ आप क्यों नहीं जुड़ते हैं? ठीक है सर। कौन आपको रोकता है? ठीक। आप अच्छे जहां तक A3 की बात कर रहे हैं, A+ NAC का, साहब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस दिखा देंगे जिनके पास वो ग्रेड पाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए प्रोफेसर साहब, ठीक है, ये इल्जाम तो खैर उन्होंने भी नहीं लगाया कि कोई भेदभाव हो रहा है। उन्होंने इतना कहा कि हमने इतना मांगा था, ये हमारी जरूरत है, ये हमको नहीं मिला। मैं इस विषय से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, थोड़े बड़े सवाल की ओर बढ़ते हुए, जैसे हमने आपको मैं याद दिलाऊं, अभी हमने मौलाना साहब आजम खान साहब का बयान दिखाया। आजम खान साहब पॉलिटिशियन है, कोई कहेगा उनकी राजनीतिक, उनकी बातें राजनीति की बातें हैं, लेकिन आज जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि देश में ये हालात हो गए मुसलमान के कि हम तो तरसे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमारे आंसू पोंछे। वो ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ यही होना है तो मुसलमानों का वोटिंग राइट ही खत्म कर दो। यहां से मैं जोड़ता हूं प्रधानमंत्री की बात को। इस यूपी का चुनाव हुआ, मुसलमान ने किसको वोट दिया? बीजेपी को तो नहीं वोट दिया था, समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता है, फिर भी वो ये बात कह रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि नहीं, मुझे मुसलमान के साथ जुड़ना है। आप बताइए, क्या मुसलमान भरोसा करेगा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने तो अपनी पहली तकरीर, जो संसद में उनकी पहली तकरीर थी, उस पर उन्होंने सबके साथ सबके विकास, और 19 के बाद उन्होंने कहा सबका विश्वास। वो बार बार कहते रहे कि मैं चाहता हूँ ना सिर्फ पसमानदा बल्कि हर मुसलमान के हाथ में, उन्होंने कहा, एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में संविधान हो। ये तो वो बात कहते हुए आ रहे हैं। सवाल ये है कि जो चीज़ वारिस पठान साहब ने कही, इसको हमको इस चीज़ पे भी चर्चा करनी चाहिए। इस वक्त देश के अंदर 3 तरीक़े के पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से हैं। एक उन तथाकथित कहूँगा सेकुलर पार्टियों का है जो आज की तारीख़ में मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते। क्या वो जामिया, अलीगढ़, ये तो खैर नीतिगत मसले हैं, लेकिन वो इन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते। वो कहते हैं ठीक है, आपके मुद्दे आप खुद हल करिए, हम इस पर नहीं बोलना चाहते। दूसरी तरफ वारिस पठान साहब जो हैं, आज़म खान हैं, इनमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको ये पूर्वाग्रह है, बल्कि मैं कहूँगा इनका अपना पूर्वानुमान हो सकता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। मैं चूँकि एक आशावादी भारतीय हूँ तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वोटिंग मेरा अधिकार है और मैं हमेशा इस अधिकार के लड़ता रहूँगा, और उसमें संगीत रागी साहब और प्रेम शुक्ला और वारिस पठान सबको अपने साथ लेकर चलूँगा। साहब, इस राइट को ख़त्म नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की बात और प्रधानमंत्री की बात को अलग कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने इसी जामिया को लेकर, आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ जो हमारे एमओ साइन हुए हैं, उसमें जामिया मिल्लिया के कैंपस बाकायदा एक हिस्सा हैं। तो इसलिए इस बारे में प्रेम शुक्ला जी कह चुके नीतिगत मुद्दा है, तो मुझे नहीं लगता कि जामिया के साथ कोई सरकारी भेदभाव कहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है। अब आपने जो बात कही हैदराबाद की कि साहब वो पसमानदा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये हम ये जानते हैं कि इस बारे में लिंकन की बहुत अच्छी बात थी। लिंकन की एक ही बात हम जानते हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल। लेकिन लिंकन ने एक बात और कही थी कि जब तक समाज के कमज़ोर तबकों को आप पॉलिटिकल एम्पावर नहीं देंगे, तब तक आप किसी भी जमहूरियत यानी किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर सकते। वो श्वेतों के बारे में कहते थे, और अमेरिका को श्वेत प्रेसिडेंट ढूंढते ढूंढते ओबामा तक आना पड़ा। अश्वेत, सॉरी, हाँ, एक ब्लैक उसके लिए। आप प्रधानमंत्री ने ये बात कही कहाँ? हैदराबाद में। मुझको मालूम है प्रधानमंत्री ने पूरे मन से कही होगी पसमानदाओं को जोड़ा जाए। तो क्या ही अच्छा हो कि शाहनवाज साहब तो सैयद हैं, मुख्तार साहब भी सैयद थे, सैयद जफरुल इस्लाम जिनको एमपी बनाया गया तो वो भी सैयद थे। इनमें तो कोई भी जो है वो कहीं पर भी जो पसमानदा नहीं था। फिर अगर वो पसमानदाओं की बात करें, क्या ही अच्छी बात थी। प्रधानमंत्री कहते भाई यहाँ ओवैसी और मैं दोनों एक चीज़ पे सहमत हो जाते हैं। वो सहमत होने की बात क्या थी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट पूरे मुल्क में एक ऐसे स्टेट्स हैं जो पसमानदा मुसलमानों को नहीं, पसमानदगी की बुनियाद पे 4% रिजर्वेशन धोबी को देते हैं, यानी अलग अलग जनरलाइज करके। उनके अंदर मुसलमान भी होते हैं, लेकिन बीजेपी नीतिगत रूप से जो है उस रिजर्वेशन की वहाँ मुखालफत करती है। तो ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए। और एक बात मैं मुसलमानों से भी कहूँगा, जो खासकर ये चूँकि यूनिवर्सिटी वाला ट्वीट आपने दिखाया है, इस पर मैं एक बात कहूँगा। देखिए, जो दिवंगत
दिवंगत का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसको बाकायदा बेचारा चले गया, योजना आयोग था। दिवंगत योजना आयोग की जो आखिरी मीटिंग थी उसमें संगीत रागी साहब ने सही कहा, उसमें यह फैसला लिया गया था कि यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइजेशन के जरिए कुछ पैसा तो सरकार तो देगी, लेकिन कुछ अपने आप भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है प्रेम शुक्ला जी की और हमारे रागी साहब की इसलिए हो चुकी है कि दोनों जगह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है, इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को दोनों जगह वाइस चांसलर बनाया गया। संघ से जुड़े हुए लोगों को वहां कोर्ट मेंबर बना के भेजा गया, जिसमें एक साहब सांसद भी हैं। अगर इन लोगों के रहते हुए भी कहीं इस तरीके का कुछ हो रहा है कि सिक्योरिटी तक के लिए पैसे देने को नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री की नीति पर कोई मुझको शक नहीं है, लेकिन मेरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपने दो बातें कही हैं। आपने कहा, प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, आपने कहा कि बीजेपी की बात को प्रधानमंत्री की बात को अलग कर दीजिए। बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करने को तैयार हैं कि मुझे मुसलमान के पास पहुंचना है, बिल्कुल, लेकिन पार्टी पर आपको यकीन नहीं है। तेलंगाना स्टेट जो कहता है कि साहब इस रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात आपने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बगैर ये बातें करने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ठीक। प्रेम शुक्ला जी, देखिए सौरव जी, पहली बात जो देहलवी साहब कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण, तो हमारी संविधान सभा की बहस में इस पर व्यापक विमर्श हुआ और यह तय किया हमारे संविधान निर्माताओं ने कि इस देश में मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण किसको मिलेगा? जो वंचित वर्ग हैं, जिनका आर्थिक तौर पर जो है, जो लगातार जो है शोषित वर्ग हैं। और आपको पता है कि ओबीसी के नाम पर मुसलमानों का भी एक बड़ा वर्ग है जिसको आरक्षण का लाभ मिलता है। इस बात को आप देहलवी साहब भली भांति जानते हैं। अब हमारा तो हमारी नीति सिद्धांत और कोई भी जो है हमारा लोकतांत्रिक और जनकल्याणकारी जो व्यवस्था है, उसमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करना, ये किसी भी लोकतांत्रिक शासन से अपेक्षा है। ऐसे में पसमानदा जो है, जैसे हमारे यहाँ जो शोषित हैं, वंचित हैं, वनवासी हैं, जनजाति हैं, अनुसूचित जातियां हैं, इनके लोगों को सशक्त किया जाना हमारे संविधान निर्माताओं ने निश्चित किया। आज जो है सबसे अधिक मुसलमानों में अगर गरीबी है, तो गरीबी क्या सैयदों और शेखों में नहीं, उतनी बड़ी गरीबी किसमें है? पसमानदा मुसलमानों में है। तो ऐसे में हम जो अंत्योदय का विचार करते हैं, तो अंतिम पायदान पर खड़ा जो हमारा भाई है, उसको सशक्त करने का प्रयास हम करना चाहते हैं, ताकि वह मुख्यधारा में आ सके, ताकि वह जो है विकास के लाभ ले सके, ताकि वह जो है समान धरातल पर खड़े होकर जो है स्वयं को सशक्त कर सके। तो इसे मुझे लगता है किसी को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात तो, इसको आप करेंगे कैसे? अब आप स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं, अब आप लोगों के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे उनसे, क्या वादे करेंगे उनको क्या भविष्य दिखाएंगे? देखिए जब पसमानदा मुसलमानों की, जहां तक जैसे हमारे यहाँ आज गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, तो सबसे अधिक मकान किसके बनेंगे? पसमानदा मुसलमानों के। उसमें तो कहीं हमने मजहबी भेदभाव किया हो, इसका एक उदाहरण नहीं है। अगर हम उनके लिए जो है योजनाएं ले आते हैं, भाई तालीम की बात करते हैं, तो जो पसमानदा मुसलमानों के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उनको स्कॉलरशिप अधिक से अधिक मिल सके, वो कैसे मुख्यधारा में आए, कैसे सशक्त हों, कैसे राजनीतिक रूप से जो है वो अपनी बातों को मुखरता से रख सके। जैसे देहलवी साहब ने कहा कि भाई सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, अब दानिश आजाद भी हमारे मंत्री हैं जो पसमानदा समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। तो हमारा अगर पसमानदा समाज बड़े पैमाने पर निकलकर आगे आता है, उसका सशक्तिकरण होता है, तो इससे जो सच्चर आयोग की बार बार आप बात करते हैं, तो सच्चर आयोग किसको गरीब मान रहा है, किसको पिछड़ा मान रहा है? वो शेख, सैयद और पठान। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की बातों में आप राजनीति तो अलग कर नहीं सकते। एक सीधी सी बात है, मौलाना साहब से अंसारी हैं, जी सराफी की बात जा रहा हूं, जो मैं मौलाना साहब से और वारिस पठान साहब से सवाल है। देखिए, इस बीजेपी को इसमें अपने लिए कहीं कोई जगह क्यों दिख रही है? क्योंकि उनको भी ये लगता है कि मुसलमानों ने भी, जैसे हिंदुओं में आम धारणा ये है कि भाई हिंदुओं में जो है सारे जगहों पर जो है ऊंची जातियों के लोगों को बैठे हुए पाए जाते हैं, ये अब लगातार ये आरोप लगते हैं। ऐसे मुसलमानों में भी जो सबसे गरीब आदमी है, उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको मौका नहीं है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव है। बिल्कुल ऐसा। देखिए, मेरा कहना यह है कि काबिलियत की बुनियाद पे बीजेपी के साथ मैं फिर वो कहूंगा, बीजेपी में पूरी बीजेपी नहीं करा, बीजेपी के एक हिस्से में एक परेशानी ये है कि अगर पसमानदगी की बात आएगी, वो संपूर्ण रूप से ये कहेंगे साहब अभी तक नहीं। भाई ज़ियाउर रहमान अंसारी इसी मुल्क के अंदर जो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे, इससे पहले शुरू के अंदर, फिर आसाम के अंदर आप देख लीजिए, बंगाल में आप देखिए,
राजस्थान में देखिए, जहाँ पसमानदा जो पसमानदा मुसलमान से मतलब जो ओबीसी कैटेगरीज में आते थे, उनको भरपूर नुमाइंदगी मिली है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस गुजरात से प्रधानमंत्री आते हैं और जो इस वक्त सिर्फ भारत के लिए एक राजनीतिक मॉडल नहीं है, विश्व स्तर पे प्रधानमंत्री की जो पहचान थी, वहां मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 8 MLA से 7, 7 से 4, 4 से 3, 3 से 2 आ गया। और अब ये भी नहीं मालूम कि वो 2 भी कभी रहेंगे नहीं रहेंगे। हमारा सीधा मेरा सीधा कहना ये है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री को इन पसमानदा लोगों के साथ दिलचस्पी है, या उनके साथ उनको हमदर्दी कहूँगा, दिलचस्पी के लफ्ज़ में वापस लेता हूँ, पूरी हमदर्दी, और मैं उनकी उस हमदर्दी का सम्मान करता हूँ, तो क्या ही अच्छा हो कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमने 2 सीटें उस वंचित क्षेत्र को, जिनको अभी तक अलहदा रखा गया उनकी ज़मीन से, जिस तरीके से हमने वहाँ 2 सीटें रिजर्व की हैं, तो क्या हम गुजर और बकरवाल के लिए नहीं कर सकते थे? क्या हम आसाम के अंदर जो उन ट्राइबल मुस्लिम जो अभी मुस्लिम हो चुके हैं उनके लिए नहीं कर सकते थे? इसी तरीके से क्या हम तेलंगाना और दूसरी जगहों के अंदर उनको जो है रिजर्व, आप अगर चाहते हैं ठीक है, आप पसमानदा लोगों को रिजर्वेशन दे दीजिए अपनी पार्टी के अंदर कि भाई वो जीत के आए न आए, लेकिन कहीं आप मुझको दिखाइए कि भाई आपने पसमानदा लोगों को टिकट दिया है। ये रिपीटिशन हो जाएगा। बीजेपी से सवाल बार बार होता है और एक ही जवाब आता है कि एक समाज के विकास के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको टिकट ही दें। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं अपनी आखिरी बात, अगर किसी समाज की जिम्मेदारी नहीं होती है, किसी समाज की नुमाइंदगी, उसकी पहचान नहीं होती, तो उड़ीसा से माननीय जो ऊपर आने वाली राष्ट्रपति नहीं आती, और हरियाणा से जो है हमारे जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं आते। ये सवाल आपका वाजिब है कि अगर बीजेपी कहती है कि हमको 80% मुसलमान तक पहुंचना है, उनके दिल को छूना है, तो फिर उनको सत्ता में भी हिस्सेदारी, भागीदारी देनी पड़ेगी। मैं प्रोफेसर साहब आ रहा हूं 1 मिनट, इसी पर वारिस पठान जी का सवाल एक जवाब लेकर के फिर आपके पास आता हूं। जी वारिस साहब बोलिए, आपने प्रेम शुक्ला जी को भी सुना कि पसमानदाओं को लेकर के क्या इरादे हैं उनके? सौरभ भाई मैं सुन रहा था। जी मैंने सुना आपकी बात। आपने सवाल किया प्रेम शुक्ला साहब को कि आप चाहते हो कि 80% मुसलमानों के दिल तक पहुंचो, जीतो, तो आप उनके जाके क्या बोलेंगे, किस तरह से आप उनको आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या आप उनसे बात करोगे? तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे लिए उनके स्कूल की बात करेंगे, घरों की बात करेंगे। लेकिन मैं जवाब आपको आज बता रहा हूं, ये आगे भी यही इनका जवाब होगा, ये जाके सिर्फ मुसलमानों को हथेली पे चांद दिखाएंगे, हथेली पे चांद, उसके सिवा ये कुछ नहीं करेंगे। अगर इनकी नीयत में कुछ करना होता तो आज भी जो मुसलमानों के साथ बर्बरता हो रही है पूरे देश के अंदर, मोदी जी अपनी जुबान खोलते और अपने फुट सोल्जर्स को बोलते कि रोको इसको, मत मारो किसी बेगुनाह मुसलमान को, जय श्री राम के नाम पर को अधिकार नहीं है, मत कर दो किसी का मॉब लिंचिंग, अगर सिर्फ उसको पता चल जाए शक की बुनियाद पे कि गाय की तस्करी करता था, मत मारो किसी एक बेगुनाह बेकसूर को। मगर मोदी जी खामोश बैठेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं आगे की भविष्यवाणी, हथेली पे चांद दिखाना इनका काम है। मगर एक चीज याद रखो सौरभ भाई, प्रेम शुक्ला, देश का युवा, देश का मुसलमान, देश का पिछड़ा हुआ वर्ग जागरूक हो चुका है, उसको अपनी एहसास हो चुका है कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, और इस तरह के झांसों में नहीं आना। 70-75 साल हमको कांग्रेस ने यही किया, सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे वोट ले लिए। 90% कांग्रेस को मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर सौरभ भाई आज भी अफसोस की बात है कि 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। क्या है मुसलमानों की हालत बताइए ना, पिछड़ा हुआ वर्ग, मैं तो नहीं बोलता हूं, सारी कमेटियों के रिपोर्ट बता रहे, हम तो सत्ता में नहीं वारिस साहब, लेकिन फिर आपको एक बात बताइए, आपको कम से कम आपको इस बात पर सुकून या खुश होना चाहिए कि जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम तो बिना मुसलमान के वोट से जीतते हैं, इनको यूपी में कोई वोट थोड़ी मिला मुसलमानों का, 7-8% मिला, उसके बगैर ये जीत गए। आप ऐसे ही देश में 2014 में, 2019 में, उसके बावजूद अगर ये कहते हैं नहीं हमें मुसलमान का भी वोट चाहिए, अरे मुसलमान भी अपना वोट ऐसे ही थोड़ी दे देगा, उसको कोई कुछ देगा, उसके विकास में कोई योगदान करेगा, तब वो किसी की ओर झुकेगा। तो अगर ये वो करने के लिए तैयार हैं तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। नहीं मगर करने को तैयार है, मगर करते नहीं है ना। इनकी बात तो यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था, मगर क्या विश्वास हासिल किया मुसलमानों का? चलिए बताइए मुझे, कोई एक मुझे उदाहरण बताइए कि इन्होंने मुसलमानों के हित के लिए क्या, जो मुसलमान इनसे मोहब्बत करेगा और इनको जाकर वोट दे देगा। नहीं देंगे इनको वोट। अरे आपने ऐसे ऐसे कानून बना दिए मुसलमानों के अगेंस्ट में जो आज तकलीफ हो रही है। आपने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, चलिए कोर्ट का कानून है, उसके खिलाफ नहीं बोलता, मगर आज कितने हमारी महिलाएं परेशान है, उसमें पता है प्रेम शुक्ला को ये बात, कितने लोग परेशान हो गए। चलिए आपने बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया है वहां पर हमारी महिलाओं। चलें ठीक, आपने कहा क्यों पसंद करेगा, क्यों वोट करेगा मुसलमान बीजेपी के लिए? एक काम बताइए जो किया है। एक बार जरा रागी जी आ जाएं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी, दोनों जवाब दीजिएगा। रागी जी,
देखिए सौरभ जी, मैंने बहुत देर से और बहुत ध्यान से सबों को सुना है। पहली बात, मुसलमान एक शाश्वत असंतुष्ट समुदाय है और सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। उसे कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। वह एक विक्टिमहुड कम्युनिटी, विक्टिमहुड सिंड्रोम का शिकार कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, और उसी का वो सहारा लेकर के दुनिया के हर समाज के खिलाफ लड़ रहा है। एक मुझे याद आती है, इंडियन मुस्लिम करके 10वां वॉल्यूम है, वो मेरठ से ही पूरा पब्लिश है। उसमें एक जगह नेहरू की उक्ति है कि जिन्ना का जो डिमांड है आप कितना भी पूरा करते हैं वो सुरसा की तरह है, वो आप जितना आप करेंगे उतना ही वो फैलता जाएगा। ये उनकी पंडित नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू जी की गांधी से संवाद है जिसको वहाँ पर लिखा गया है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि जिन्ना की मांगों को मांगा नहीं जाए, बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन वो तो वही था। देखिए, ये बात बहुत समझने की चाहिए कि जितना मुस्लिम पॉलराइजेशन होगा उतना ही हिंदू पॉलराइजेशन भी होगा, और जब जब हिंदू पॉलराइजेशन ज़्यादा होगा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटेगा। आज़ादी के पश्चात ऐसा लगा था कि मुस्लिम समाज एक सेकुलर दायरे पे रह करके काम करेगा, मुस्लिम लीग की मानसिकता में वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ज्यों-ज्यों मुस्लिम लीग की मानसिकता में मुस्लिम समाज अपने आप को फिर से खड़ा होने लगा, उसी अनुसार से हिंदू समाज ने, आपने देखा होगा कि भारत में उसका प्रतिनिधित्व चाहे लोकसभा के अंदर हो चाहे राज्यों के अंदर हो कम होता गया। ये और बात है कि भारत में विभाजन के पश्चात 200 मुस्लिम बहुल जिले खड़े हो चुके हैं, पीएफआई की मानसिकता खड़ी हो चुकी है, लीगी मानसिकता खड़ी हो चुकी है, और जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों का आप नेतृत्व दें और उनको प्रतिनिधित्व दें, माफ़ कीजिएगा, मैं तो इसके बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जितनी स्नेह यात्रा कर ले, मेरा अपना मानना है कि धर्म के आधार पर यदि आपने आरक्षण दिया तो आप धार्मिक नींव को मजबूत करना है। मुझे ऐसा लगता आरक्षण है नहीं कि सर, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का आयोग है उसको इन्होंने कहा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों का वोट लेंगे तो उनको टिकट भी देंगे। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं सर, कोई रिप्रेजेंटेशन इस ढंग का नहीं होना चाहिए। यही विघातक मानसिकता है, क्योंकि आप धर्म के आधार पर एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं और उस पहचान को लेकर के ही आप फिर से वही राजनीति करना चाहते हैं जो 1947 से पहले मुस्लिम लीग की राजनीति। तो आप कह रहे हैं बीजेपी के इस विचार का इस देश में, बीजेपी के इस विचार का कोई फायदा नहीं होगा देश को। अच्छा ठीक जी, समय कम रह गया इसलिए तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, कि धर्म के आधार पर, जैसा प्रेम शुक्ला जी ने भी कहा, प्लीज मैं एक सेकंड, देखिए पहली चीज तो आरक्षण और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो अलग अलग बात है। देखिए कि 2014 तक, देखिए एक सेकंड आप जी, रिप्रेजेंटेशन एक प्लीज, सौरभ जी आप बोलने नहीं दे रहे हैं। सर समय मेरे पास कम रह गया, आप बात खत्म नहीं की थी। शॉर्ट में कर लीजिए सर, समय नहीं है मेरे पास। नहीं, रिप्रेजेंटेशन भाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बहुत सारा मुसलमानों के लिए कार्य किया, लेकिन मुसलमानों ने पीछ में छुरा घोपा। नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, लेकिन पीछ में छुरा घोपने वाला कौन है? मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा आज भी उनके साथ नहीं देता। और फिर आप कहते हैं कि आप हमको चुनाव क्यों नहीं लड़वाते हैं, अच्छा ठीक है, हमको नेता क्यों नहीं बनवाते हैं। अरे भाई, आप मुस्लिम लीगी मानसिकता से बाहर ही नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन मुसलमान वर्ग का वोट हमको नहीं मिलेगा। रागी साहब, जवाब आपकी बात का प्लीज सुनिए। एक मिनट रागी जी, और देखिए 1947 के बाद, बिल्कुल मुख्तसर बात यह है कि 1947 के बाद से भारतीय मुसलमानों ने हमेशा जो है अपना लीडर, जो ओवैसी साहब तो आज पर्दे पे आए हैं और वो भी एक सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, उसने हमेशा लीडर किसको माना? जेपी नारायण को माना, उसने किसको माना? नेहरू को माना, उसने किसको माना? सुन लीजिए सर, हंसने की बात नहीं है, उसने चरण सिंह को माना। और यही अटल बिहारी वाजपेयी जी जब संघ के पर्दे से बाहर निकल कर आए और दिल्ली के लाल किला मैदान में खड़े होकर कहा, नहीं मुझको अब्दुल्ला बुखारी साहब, ये तकरीर है रागी साहब, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और मैं हमेशा कोई भी बात बगैर किसी उस सबूत के नहीं कहता। वहीं अब्दुल्ला बुखारी को वो कह रहे थे कि बुखारी साहब नहीं होते तो आज मुरारजी भाई की सरकार नहीं बनती। तो जब जब आपको मुसलमानों की जरूरत पड़ी तो आपने भी भरपूर वोट लिया है। शाइनिंग इंडिया में भी आपको जरूरत पड़ी थी, पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया और जनीमा में भी आपको महमूद मदनी की जरूरत पड़ी थी। मैं नाम लेके कह रहा हूं इसलिए। और एक बात और सुन लीजिए, मेरा सरोकार भारत के प्रधानमंत्री से है,
ये जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, नैरेटिव इनका है। सुनिए सर, मैंने बड़े शांति से सुना सर, शांति से। सर समय जा रहा है, समय चला गया। सुना था, ये टीका टोपी मत कर। ये है कि सच बात मेरा ये है अरे कि मत कीजिए, रिप्रेजेंट को जरूरत नहीं है भाई साहब, कोई बात अच्छा, इतना आपने भी जो उदाहरण दिया, कभी मुसलमानों ने इनको वोट किया है? बीजेपी इनको भरपूर वोट दिया है, बीजेपी को 77 में वोट दिया, उसके बाद वोट दिया, खुद गुजरात के अंदर इनको वोट दिया है, दिल्ली के अंदर जो विजय गोयल जीत के आए चांदी चौक तब वोट दिया है, महाराष्ट्र के अंदर जो जब सरकार बनी थी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तब वोट दिया। आप प्रधानमंत्री आखिरी बात सर, आखिरी बात, समय नहीं, वो जो नैरेटिव है जिसको मैं कह रहा चाहता हूं वो है संगीत रागी जी का। ये संगीत रागी जी हिंदुओं के एक तबके को यकीन दिलाते हैं, सबक सिखा दिया। जो चौथी चीज है ना विश्वास के बाद, इनको सबक सिखा दिया। ये हमको आप सबक नहीं सिखा रहा है, आप पूर्वाग्रह में जी रहे हैं। चलें ठीक सर, समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद करूंगा सब लोगों का जुड़ने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, संगीत रागी जी, वारिस पठान साहब, मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।